गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। जैसा कि हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर में हम पहुंच चुके थे, परावैद्युत भंजन तक हम पढ़ चुके थे। अब हमारे नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी वो है परावैद्युत सामर्थ्य। तो सामर्थ्य यानी आप सब जानते हैं कि ताकत, कि हम हमारे अंदर कितनी ताकत है वो हमारा सामर्थ्य कहलाता है। वैसे ही परावैद्युत सामर्थ्य, तो परावैद्युत सामर्थ्य की हम परिभाषा देखते हैं। विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को जिसे परावैद्युत माध्यम बिना किसी भंजन के सहन कर सके उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यानी ये इसका सामर्थ्य, जैसे मार्कर मार्कर ले लेते हैं हम। मार्कर मार्कर का सामर्थ्य कितना है, यानी मार्कर पर मैं 10 किलो वजन रखता हूँ, 10 किलो वजन रखता हूँ तब मार्कर को कुछ नहीं होता है। जैसे ही 1 किलो वजन बढ़ा देता हूँ, 11 किलो करता हूँ, मार्कर टूट जाता है। यानी मार्कर का वजन सहन करने का सामर्थ्य कितना है, वो है 10 किलो। और 10 किलो से ज्यादा अगर हम 1 किलो ज्यादा करते हैं, 11 किलो, मार्कर टूट जाता है। यानी उसका अधिकतम मान जो यह सहन कर सकता है वो है 10 किलो। वैसे ही वो वजन के मामले में। और यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र के मामले में देखें तो विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को जिसे परावैद्युत माध्यम में हम विद्युत क्षेत्र प्रवाहित कर रहे हैं। माना हमने 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की इस परावैद्युत माध्यम में, तो 10 एम्पियर की धारा से इस परावैद्युत माध्यम पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही हमने 11 एम्पियर कर दी, परावैद्युत माध्यम का भंजन हो जाता है, वो टूट जाता है। पर 10 एम्पियर की धारा में वो नहीं टूटता, यानी वो अधिकतम मान हुआ 10 एम्पियर है, वो अधिकतम मान हुआ विद्युत क्षेत्र का परावैद्युत माध्यम के लिए। तो इसे हम परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो वो 10 एम्पियर है, वो इस परावैद्युत माध्यम का क्या हुआ, परावैद्युत सामर्थ्य है। यानी वह 10 एम्पियर अधिकतम मान है जिसे यह परावैद्युत माध्यम बिना किसी व्यंजन के सहन कर सकता है। तो आप ये परिभाषा नोट कर लीजिए और यहाँ पर नीचे एक नोट करके एक पॉइंट लिख देना कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान 3 इंटू 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये पूछ लेते, वायु का पूछा हुआ है पहले भी एक बार, तो वायु का मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बाकी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर आप वो लाइन जरूर लिखना कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान, मैंने नहीं लिखी है, उसका मान होता है 3 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर। सो आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है परावैद्युत सामर्थ्य के बाद, वो डेफिनेशन है रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं किसे, तो वे पदार्थ जिनके लिए प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P सदिश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश के समानुपाती हो तथा क्षेत्र की दिशा में हो, यानी एक ही दिशा में हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, उसे ही रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनके लिए P सदिश यानी प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप जानते ही होंगे कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके एक आवेश तथा दोनों के मध्य की दूरी के गुणनफल को प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव वे पदार्थ जिनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों समानुपाती हो और तथा क्षेत्र की दिशा में, यानी दोनों पर प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में हो, तो उससे ऐसे पदार्थों को रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी डेरिवेशन भी है, हम वो डेरिवेशन भी आगे जाके करेंगे। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको डेरिवेशन बता देता हूँ। तो परिभाषा तो आपको एक बार समझ में आ गई होगी कि वे पदार्थ, जो भी पदार्थ है उसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होगा। उसी पदार्थ की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसके समानुपाती होगा, तो उसे रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। हाँ, तो जो हमारी जो डेरिवेशन थी वो इस टाइप से थी, छोटी है। जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होगा। तो जैसे ये समानुपाती का निशान हम हटाएंगे तो वो आ जाएगा P इज इक्वल्स टू एक्स ई। ये x कैपिटल है, सॉरी, इसको हम काई बोलते हैं, इस एक्स ई को, x और उसके नीचे e और यहाँ पर e। तो ये एक्स ई जो हो जाएगा
इसको विद्युत प्रकृति भी बोलते हैं और इसको काई भी बोलते हैं। इसको अगर हम देखने जाए तो इसका जो होता है जो इसकी डेफिनेशन होगी वो इसी से बनेगी, इस फॉर्मूले से जो अब बनने वाला है। तो ई को हम यहाँ से इसके नीचे भेज देंगे ई। तो ये विद्युत प्रकृति भी कहते हैं और इसे काई भी कहते हैं, एक्स ई। ये जो है कांस्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी आप लिख लो, विद्युत प्रकृति। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आपके सिलेबस में इसलिए एक बार कर लेते हैं। तो विद्युत प्रकृति प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को विद्युत प्रकृति कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं शॉर्ट में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को विद्युत प्रकृति कहते हैं। आप लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। तो इसकी छोटी सी डेरिवेशन थी वो भी हम कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके ब्रैकेट में आप लिख लेना ताकि आपको याद रहेगा कि इसे ही विद्युत प्रकृति कहते हैं या फिर काई कहते हैं। हाँ, तो आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक आता है विद्युत धारिता, जो कि परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, बट एक बार आपको रिकॉल करवाने के लिए मैंने परिभाषा भी लिखी है। तो चालक द्वारा आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे इसकी। अब जो हम इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से, अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो विद्युत धारिता क्या होती है, अब इसका हम वो फिजिक्स में आएंगे, सी क्यू वी, धारिता, आवेश, विभव वगैरह उसमें। तो उसके लिए हम एक लाइन लिखेंगे कि चालक को आवेश देने पर जब भी हम चालक को आवेश देते हैं तो उसमें चालक को आवेश देने पर चालक के विभव, चालक को आवेश देने पर चालक का विभव आवेश के अनुपात में वृद्धि करता है। यानी जब भी हम किसी भी चालक को जो आवेश देते हैं, तो चालक जैसे ही उस चालक में आवेश दिया तो आवेश बढ़ता है। जैसे जैसे हम दे रहे हैं उस चालक में आवेश जा रहा है, तो जैसे जैसे वो आवेश बढ़ रहा है वैसे उसी अनुपात में जितना आवेश जा रहा है उतना ही उस पदार्थ का यानी उस चालक का वो विभव भी उसी मात्रा में बढ़ेगा जिस मात्रा में हम आवेश दे रहे हैं। तो दोनों समान अनुपात में वृद्धि करते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आवेश जो है वो है Q और विभव जो है V, दोनों समान अनुपात में वृद्धि कर रहे हैं। तो इनमें प्रोपोर्शनल आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का निशान, समानुपाती, Q प्रोपोर्शनल टू V। यानी जो आवेश है, चालक में जो आवेश है वो विभव के समान मात्रा में दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों समान अनुपात में। जितना हम आवेश देंगे उतना ही विभव बढ़ेगा चालक के अंदर।
तो आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, ये नोट भी नोट पॉइंट कर लीजिए, और इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। यहां तक आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो हम लिख चुके थे कि चालक को आवेश देते हैं तो विभव भी उसी अनुपात में वृद्धि करता है, और दोनों समानुपाती के निशान के दोनों के बीच में समानुपाती का निशान आ जाता है। तो अब जैसे ये प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा, यहां पर आएगा C, जो कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट नहीं है, और जो C है, जहां ये जो C आया है, ये है वो चालक की धारिता, जिस चालक को हम आवेश दे रहे हैं, और उसी मात्रा में विभव में वृद्धि हो रही है। तो जहां C बराबर चालक की धारिता, तो ये नोट कर लीजिए आप, ये C है, और यहां से एक और लिखेंगे हम, यहां पे लिख देते हैं C इक्वल्स टू Q अपॉन V। जो चालक की धारिता होगी वो आवेश तथा विभव के अनुपात में होगी, नोट कर दीजिए। तो ये आप नोट कर चुके होंगे। यहां पर हम वो परिभाषा भी लिख लेंगे चालक की धारिता की। चालक की धारिता, ये मैं मिटा देता हूं, इसके नीचे लिख लेंगे हम कि चालक को चालक के आवेश तथा चालक को आवेश देने पर विभव के मान में हुई वृद्धि के अनुपात को, चालक को आवेश देने पर विभव में वृद्धि के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता, चालक की धारिता कहते हैं। यही हमारी चालक की धारिता, ये कंप्लीट हो चुका है। ये डेफिनेशन एक आप नोट कर लेना, और इसके बाद मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं, वो भी आप साथ ही साथ नोट कर लेना कि ये हो गया। तो जो इसका मात्रक है चालक की धारिता का, वो क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये डेफिनेशन हमने जिससे बनाई है, वो चीज भी हम इसी के नीचे लगेंगे कि C इक्वल्स टू Q अपॉन V। और मात्रक कैसे बनता है आप जानते ही है, आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और वोल्ट है, वोल्ट का विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। C अपॉन V इसका मात्रक होगा कूलम प्रति वोल्ट। कूलम प्रति वोल्ट में हिंदी लिख लेता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका मात्रक होगा कूलम प्रति वोल्ट। कूलम प्रति वोल्ट ये इसका मात्रक है। तो ये हमारा धारिता का फॉर्मूला आ चुका है। तो ये कूलम प्रति वोल्ट जो है, इसको हम लिखते हैं फेरड। एक फेरड F। जो कूलम प्रति वोल्ट है उसको हम फेरड से लिखते हैं, यानी Q अपॉन V चालक की धारिता का जो मात्रक है उसे हम फेरड भी लिख सकते हैं, या कूलम अपॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये इस चालक की धारिता की डेफिनेशन भी आप नोट कर लेना, और इसके नीचे ये भी नोट कर लेना, इसका मात्रक यहाँ पर लिख लेना, मात्रक
ये भी नोट कर लेना, ये भी नोट कर लेना। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि चालक की धारिता किस किस पर निर्भर करती है। नोट कर लीजिए ये। हाँ, तो हमारा आज के क्लास का लास्ट जो है टॉपिक वो है चालक की धारिता की निर्भरता। तो चालक की जो धारिता है वो किस किस पर निर्भर करती है। तो एक तो है कि चालक जो है वो किस माध्यम में उपस्थित है। तो माध्यम पर, क्षेत्रफल पर या आकार पर, उसका आकार कैसा है, क्षेत्रफल कैसा है, और अन्य चालकों की उपस्थिति पर, अन्य चालकों की उपस्थिति या वहां पर कोई चालक प्रेजेंट है या नहीं है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, स्टडी ऑफ साइंस।